हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निका स्टडी पॉइंट। सो व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड आप सबकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। सो आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 15 शरीर द्रव तथा परिसंचरण। आज के इस सेशन में हम इस चैप्टर की एनसीईआरटी ऑडियो बुक को कंप्लीट करेंगे। सो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो प्लीज़ न्यू एनसीईआरटी बुक है, सो इसे ज़रूर आप चेक करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। अब तक आप ये सीख चुके हैं कि जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण, अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। ऊतकों के सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन आवश्यक है। अतः इन पदार्थों के कोशिकाओं तक से चलन हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का होना आवश्यक था। विभिन्न प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए हैं। सरल प्राणी जैसे स्पंज व सिलेंट्रेटा बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं, जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। जटिल प्राणी इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त इस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है। एक अन्य शरीर द्रव लसिका भी कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करता है। इस अध्याय में आप रुधिर एवं लसिका ऊतक द्रव्य के संगठन एवं गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रुधिर के संचरण को भी समझाया गया है। 15.1 रुधिर रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव्य आधात्री मैट्रिक्स, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती है। 15.1.1 प्लाज्मा प्रद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। प्रद्रव्य में 90 से 92% जल तथा 6 से 8% प्रोटीन पाए जाते हैं। फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन तथा एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त का थक्का बनाने या स्कंदन में होती है। ग्लोब्यूलिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षात्मक तंत्र तथा एल्ब्यूमिन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है। प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन जैसे Na+, सोडियम प्लस, कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट, .SiO3 एंड Cl- इत्यादि भी पाए जाते हैं। शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनाने अथवा स्कंदन के अनेक कारक प्रद्रव्य के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। 15.1.2 संगठित पदार्थ लाल रुधिर कणिका, इरिथ्रोसाइट, श्वेताणु, ल्यूकोसाइट तथा पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ भी कहते हैं। चित्र 15.1 और ये रक्त के लगभग 45% भाग बनाते हैं। इरिथ्रोसाइट रक्ताणु या लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएं लगभग 50 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर, रक्त 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन mm होती है। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि मज्जा में बनती है। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते हैं तथा इनकी आकृति उभयावतल बाइकॉनकेव होती है। इनका लाल रंग एक लोह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। तत्पश्चात इनका विनाश प्लीहा लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान में होता है। ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं तथा इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम, औसतन 6000 से 8000 प्रति घन mm रक्त होती है। सामान्यतः ये कम समय तक जीवित रहती हैं। इनको दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: कणिकाणु ग्रेन्युलोसाइट तथा अकण कोशिका अग्रेन्युलोसाइट। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल व बेसोफिल कणिकाओं के प्रकार है, जबकि लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट अकण कोशिका के प्रकार है। श्वेत रुधिर कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक लगभग 60 से 65% तथा बेसोफिल संख्या में सबसे कम लगभग 0.5 से 1% पाए जाते हैं। Diagram is very important.
न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट 6 से 8% भक्षण कोशिका होती है जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करती है। बेसोफिल हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन आदि का स्राव करती है तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है। इयोसिनोफिल 2 से 3% संक्रमण से बचाव करती है तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती है। लिम्फोसाइट 20 से 25% मुख्यतः 2 प्रकार की है, बी तथा टी। बी और टी दोनों प्रकार की लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। पट्टिकाणु प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये मेगाकैरियोसाइट अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़ों में विखंडन से बनती है। रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन mm होती है। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करते हैं जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने वाले स्कंदन में सहायक होते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण स्कंदन जमाव में विकृति हो जाती है तथा शरीर से अधिक रक्त का स्राव होता है। 15.1.3 रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों में भिन्न होता है। रक्त का कई तरीके से समूहीकरण किया जा सकता है। इनमें से 2 मुख्य समूह ए, बीओ तथा आरएच का उपयोग पूरे विश्व में होता है। 15.1.3.1 एबीओ समूह। एबीओ समूह मुख्यतः लाल रुधिर कर्णिकाओं की सतह पर 2 प्रतिजन एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर होता है। ये एंटीजन ए और बी होते हैं जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में 2 प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी शरीर प्रतिरोधी मिलते हैं। प्रतिरक्षी वो प्रोटीन पदार्थ हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। 4 रक्त समूह ए, बी, एबी और ओ में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की स्थिति को देखते हैं जिसे तालिका 15.1 में दर्शाया गया है। यह टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए। आए दिन के नीट एग्जाम में इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर इस चैप्टर में अगर प्रोबेबली चांस बनता है क्वेश्चन आने का तो इससे बहुत ज्यादा चांस रहेगा। सो टेबल का ध्यान रखें, आप याद रखें इसको। दाता एवं ग्राही अदाता के रक्त समूहों का रक्त चढ़ाने से पहले सावधानी पूर्वक मिलान कर लेना चाहिए जिससे रक्त स्कंदन एवं आरबीसी के नष्ट होने जैसी गंभीर परेशानियां न हो। दाता संयोज्यता डोनर कंपैटिबिलिटी तालिका 15.1 में दर्शाई गई है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि रक्त समूह ओ एक सर्वदाता है जो सभी रक्त समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है। रक्त समूह एबी सर्व आदाता या ग्राही है जो सभी प्रकार के रक्त समूहों से रक्त ले सकता है। 15.1.3.2 आरएच समूह एक अन्य प्रतिजन या एंटीजन आरएच है जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है तथा यह आरएच एंटीजन रिसेस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान है। ऐसे व्यक्ति को जिनमें आरएच एंटीजन होता है को आरएच पॉजिटिव और जिसमें नहीं होता है उसे आरएच हीन या फिर आरएच नेगेटिव कहते हैं। यदि आरएच रहित आरएच नेगेटिव के व्यक्ति को एक आरएच पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है तो व्यक्ति में आरएच नेगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाती है। अतः रक्त आदान प्रदान के पहले आरएच समूह को मिलना भी आवश्यक है। एक विशेष प्रकार के आरएच अयोग्यता को एक गर्भवती आरएच नेगेटिव माता एवं उसके गर्भ में बढ़ रहे भ्रूण के आरएच पॉजिटिव के बीच पाई जाती है। अपरा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का आरएच एंटीजन सगर्भता में माता के आरएच नेगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता को आरएच नेगेटिव रक्त से शिशु के आरएच पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में माता के रक्त में आरएच प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाती है। ये प्रतिरोध में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। यदि परिवर्ती गर्भावस्था होती है तो रक्त से आरएच नेगेटिव भ्रूण के आरएच पॉजिटिव में आरएच प्रतिरक्षी का रिसाव हो सकता है तो इससे भ्रूण की लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो सकती है। यह भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकती है। इससे रक्ताल्पता, खून की कमी और पीलिया हो सकता है। ऐसी दशा को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के प्रसव के तुरंत बाद आरएच प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। 15.1.4 रक्त स्कंदन रक्त का जमाव किसी चोट या घात की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन रक्त स्कंदन होता है। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? अपने किसी चोट या घात या घाव पर कुछ समय बाद गहरे लाल व भूरे रंग का झाग अवश्य देखा होगा। यह रक्त का स्कंदन या थक्का है जो मुख्यतः फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है। इस जाल में मरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भी उलझे हुए होते हैं।
फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती है। थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है। यह एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइमी प्रतिक्रिया की श्रृंखला सोपानी प्रक्रम से बनता है। एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स को विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है, जिनसे स्कंदन की प्रक्रिया शुरू होती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा भी चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त होते हैं जो स्कंदन को प्रारंभ करते हैं। इस प्रतिक्रिया में कैल्शियम आयन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। 15.2 लसिका या फिर ऊतक द्रव। रक्त जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है तब बड़े प्रोटीन अणु एवं संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल एवं जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। इस तरल को अंतराली द्रव या ऊतक द्रव कहते हैं। इसमें प्लेज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ एवं गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव से होता है। वाहिकाओं का विस्तृत जाल जो लसिका तंत्र लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है, इस द्रव को एकत्र कर बड़ी शिराओं में वापस छोड़ता है। लसिका तंत्र में उपस्थित यह द्रव तरल को लसिका कहते हैं। लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट मिलते हैं। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि के संवहन के लिए महत्वपूर्ण है। आंत्र अंकुर में उपस्थित लैक्टियल वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं। 15.3 परिसंचरण पथ। परिसंचरण दो तरह का होता है, खुला एवं बंद। खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा, संधिपाद तथा मोलस्का में पाया जाता है, जिसमें हृदय द्वारा रक्त को 2 रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है, जो कि रक्त स्थान कोटरों में खुलता है। एक कोटर वस्तुतः देह गुहा होती है। एनेलिडा तथा कशेरुकी में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिनियों के जाल में होता है। इस तरह का रक्त परिसंचरण पथ ज्यादा लाभदायक होता है क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह आसानी से नियमित किया जाता है। सभी कशेरुकी में कक्षों से बना हुआ पेशी हृदय होता है। मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है, जिसमें एक आलिन तथा एक नीले होता है। उभयचरों तथा सरीसृपों रेप्टाइल का मगरमच्छ को छोड़कर हृदय 3 कक्षों से बना होता है, जिसमें 2 आलिन तथा एक नीले होता है। जबकि मगरमच्छ पक्षियों तथा स्तनधारियों में हृदय 4 कक्षों का बना होता है, जिसमें 2 आलिन तथा 2 नीले होते हैं। मछलियों में हृदय भी ऑक्सीजनित रुधिर बाहर को पंप करता है, जो क्लोम द्वारा ऑक्सीजनित होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है तथा वहां से भी ऑक्सीजनित रक्त हृदय में वापस आता है। इस क्रिया को एकल परिसंचरण कहते हैं। उभयचर व सरीसृप में बायां आलिन क्लोम फेफड़ों त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है तथा दाहिना आलिन शरीर के दूसरे भागों से भी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, लेकिन वे रक्त को नीले में मिश्रित कर बाहर की ओर पंप करते हैं। इस क्रिया को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। पक्षी एवं स्तनधारियों में ऑक्सीजनित विऑक्सीजनित रक्त क्रमशः बाएं व दाएं आलिंदों में आता है, जहां से वह उसी क्रम से बाएं व दाएं नीलेयों में जाता है। नीले बिना रक्त को मिलाए इन्हें पंप करता है, अर्थात 2 तरह के परिसंचरण पथ इन प्राणियों में मिलते हैं। अतः इन प्राणियों में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। अब हम मानव के परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं। 15.3.1 मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र, जिसे रक्त वाहिनी तंत्र भी कहते हैं, जिसमें कक्षों से बनी पेशी हृदय शाखित बंद रक्त वाहिनियों का एक जाल रक्त एवं तरल समाहित होता है। रक्त इनमें बहने वाला एक तरल है जिसके बारे में आप विस्तृत रूप से इस अध्याय के पूर्ववर्ती पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। हृदय की उत्पत्ति मध्य जननस्तर मेसोडर्म से होती है तथा ये दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित होता है। यह थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यह एक दोहरी भित्ति के झिल्ली में फैली हृदय आवरणी द्वारा सुरक्षित होता है, जिसमें हृदय आवरणी द्रव पाया जाता है। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर को पाए जाते हैं, जिन्हें आलिंद या आर्टरिया कहते हैं, तथा 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिन्हें लीलय वेंट्रिकल कहते हैं। एक पतली पेशी या भित्ति जिसे अंतर आलिंदी पट कहते हैं दाएं व बाएं आलिंद को अलग करती है, जबकि एक मोटी भित्ति जिसे अंतर नीलयी पट कहते हैं जो बाएं व दाएं नीलय को अलग करती है। अपनी ओर के आलिंद एवं नीलय एक मोटे रेशे ऊतक जिसे आलिंद नीलय पट द्वारा पृथक रहते हैं। हालांकि इन पटों में एक छिद्र होता है जो एक ओर के दोनों कक्षों को जोड़ता है। दाहिने आलिंद और दाहिने नीलय के रंध्र पर 3 पेशी पल्लों या वल्लों से फ्लैप्स या कप्स से युक्त एक वाल्व पाया जाता है। इसे ट्राइकप्सिड त्रिवल्नी कपाट या वाल्व कहते हैं। बाएं आलिंद तथा बाएं नीलय के रंध्र निकास पर एक द्विवल्नी कपाट मिट्रल कपाट पाया जाता है। दाएं तथा बाएं नीलयों से निकलने वाली क्रमशः फुफ्फुसीय धमनी तथा महाधमनी का निकास द्वार अर्धचंद्र कपाटिकर सेमिन्यूल वाल्व से युक्त रहता है।
हृदय के कपाट रुधिर को एक ही दिशा में जाने देते हैं, अर्थात आलिंद से नीले और नीले से फुफ्फुस धमनियां महाधमनी कपास वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। हृदय यह हृदय पेशियों से बना होता है। नीलेयों की भित्ति आलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। एक विशेष प्रकार की हृदय पेशी विन्यास जिसे नोडल ऊतक कहते हैं भी हृदय में पाया जाता है। चित्र 15.2 इस ऊतक का एक धब्बा दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित रहता है जिसे शिरा आलिंद पर्व साइनोआर्टरियल नोड SAN कहते हैं। इस ऊतक का दूसरा पिंड दाहिने आलिंद में नीचे के कोने पर आलिंद नीलेयी पट के पास में स्थित होता है जिसे आलिंद नीलेयी पर्व आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड AVN कहते हैं। नोडल ग्रंथि रेशों का एक बंडल जिसे आलिंद नीले बंडल AV बंडल भी कहते हैं अंतर नीले पट के ऊपरी भाग में आलिंद नीले पर्व से प्रारंभ होता है तथा शीघ्र ही दो दाई एवं बाई शाखाओं में विभाजित होकर अंतर नीले पट के साथ पश्च भाग में बढ़ता है। इन शाखाओं में संक्षिप्त रेशे निकलते हैं जो पूरे नीले पेशी विन्यास में दोनों तरफ फैले रहते हैं जिसे पुरकिंज तंतु कहते हैं। नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होता है। इसे स्व उत्तेजनशील ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न हुए क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में घट या बढ़ सकती है। शिरा आलिंद पर्व गांठ सबसे अधिक क्रियाशील विभव पैदा कर सकती है। ये 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करती है तथा हृदय का लयात्मक संकुचन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को प्रारंभ करता है तथा बनाए रखता है। इसलिए इसे गति प्रेरक पेसमेकर कहते हैं। इससे हमारी सामान्य हृदय स्पंदन दर 70 से 75 प्रति मिनट होती है। औसतन 72 स्पंदन प्रति मिनट। 15.3.2 हृदय चक्र। हृदय काम कैसे करता है आओ हम जाने। प्रारंभ में माना कि हृदय के चारों कक्ष शिथिल अवस्था में होते हैं अर्थात हृदय अनुशिथिलन अवस्था में है। इस समय त्रिवलन या द्विवलन कपाट खुले रहते हैं जिससे रक्त फुफ्फुस शिरा तथा महाशिरा से क्रमशः बाएं तथा दाएं आलिंद से होता हुआ बाएं तथा दाएं नीले में पहुंचता है। अर्धचंद्र कपाटिका इस अवस्था में बंद रहती है तब SAN क्रिया विभव पैदा करता है जो दोनों आलिंदों को प्रेरित कर आलिंद प्रकुंचन आर्टियल सिस्टोल पैदा करती है। इस क्रिया से रक्त का प्रवाह नीले में लगभग 30% बढ़ जाता है। नीले में क्रियाशील विभव संचालन आलिंद नीले पर्व तथा आलिंद नीले बंडल द्वारा होता है जहां से हिच के बंडल इसे नीले पेशी विन्यास वेंट्रिकुलर मस्क्यूलोटाइड तक पहुंचाते हैं। इसके कारण नीलेयी पेशियों में संकुचन होता है अर्थात नीलेयी प्रकुंचन। इस समय आलिंद विश्राम अवस्था में जाते हैं। इस आलिंद को अनुशीतलन भी कहते हैं जो आलिंद प्रकुंचन के साथ साथ होता है। नीलेयी प्रकुंचन नीलेयी दाब बढ़ जाता है जिससे त्रिवर्णी व द्विवर्णी कपाट बंद हो जाते हैं। अतः रक्त विपरीत दिशा अर्थात आलिंद में नहीं आता। जैसे ही नीलेयी दाब बढ़ जाता है अर्धचंद्र कपाटिकाएं जो फुफ्फुसीय धमनी दाईं ओर तथा महाधमनी बाईं ओर पर स्थित है खुलने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिससे रक्त इन धमनियों से होता हुआ परिसंचरण मार्ग में चला जाता है। नीले अब शिथिल अवस्था में हो जाता है तथा इसे नीलेयी अनुशीतलन कहते हैं। इस तरह नीले का दाब कम हो जाता है जिससे अर्धचंद्र कपाटिका बंद हो जाते हैं जिससे रक्त का विपरीत प्रवाह नीले में नहीं होता है। नीलेयी दाब और कम होता है अतः आलिंद में रक्त का दाब से अधिक होने के कारण त्रिवर्णी कपाट तथा द्विवर्णी कपाट खुल जाते हैं। इस तरह शिराओं से आए हुए रक्त का प्रवाह आलिंद से पुनः नीले में शुरू हो जाता है। नीले तथा आलिंद एक बार पुनः जैसा कि ऊपर दिखाया गया है शिथिलावस्था में चले जाते हैं। शिरा आलिंद पर्व कोटरालिंद गांठ पुनः क्रिया विभव पैदा करती है तथा उपरोक्त वर्णित से सारी क्रिया को दोहराती है जिससे प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ एक संपूर्ण हृदय स्पंदन होने के बीच के घटनाक्रम को हृदय चक्र कहते हैं तथा इस क्रिया में दोनों आलिंदों तथा दोनों नीलेयों का संकुचन एवं अनुशीतलन सम्मिलित है जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है। हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है। इसे एक चक्र का समय 0.8 सेकंड निकाला जा सकता है। प्रत्येक हृदय चक्र में 70 ml रक्त पंप करता है जिसे प्रवाह आयतन कहते हैं। प्रवाह आयतन को हृदय दर से गुणा करने पर हृदय निकास कहलाता है। इसलिए हृदय निकास प्रत्येक नीले द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बाहर निकालने की क्षमता है जो एक स्वस्थ मात्रा में औसतन 5000 ml या 5 लीटर होती है। हम प्रवाह आयतन तथा हृदय दर को बदलने की क्षमता रखते हैं। इसे हृदय निकास भी बदलता है। उदाहरण के तौर पर खिलाड़ी या धावकों का हृदय निकास सामान्य मनुष्यों से अधिक होता है। हृदय चक्र के दौरान दो महत्वपूर्ण ध्वनियां स्टेथोस्कोप द्वारा सुनी जा सकती है। प्रथम ध्वनि रब त्रिवर्णी तथा द्विवर्णी कपाट के बंद होने से संबंधित है जबकि दूसरी ध्वनि रब अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से संबंधित है। इन दोनों ध्वनियों का चिकित्सीय निदान में बहुत महत्व है। 15.3.3 विद्युत हृदय आलेख इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आप शायद अस्पताल के टेलीविजन के दृश्य से परिचित होंगे। जब कोई बीमार व्यक्ति हृदयघात के कारण निगरानी मशीन मॉनिटरिंग मशीन पर रखा जाता है तब पीप 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 की आवाज सुन सकते हैं। इस तरह की मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग विद्युत हृदय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ECG हृदय के हृदय चक्र की विद्युत क्रियाकलापों का आलेखीय प्रस्तुतिकरण है। बीमार व्यक्ति के मानक
ईसीजी से प्राप्त करने के लिए मशीन से रोगी को 3 विद्युत लीड से दोनों कलाइयों तथा बाईं ओर की एड़ी से जोड़कर लगातार निगरानी करके प्राप्त किया जा सकता है। हृदय क्रियाओं के विस्तृत मूल्यांकन के लिए कई तारों लीड्स को सीने से जोड़ा जाता है। यह हम केवल ईसीजी के बारे में यहाँ हम केवल ईसीजी के बारे में बताएंगे। ईसीजी के प्रत्येक चरमोत्कर्ष को P से T तक दर्शाया जाता है, जो हृदय का विशेष विद्युत क्रियाओं के प्रदर्शित करता है। T तरंग को आलिंद के उद्दीपन द्विध्रुवण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे दोनों आलिंदों का संकुचन होता है। QRS सम्मिश्र निलय के अध्रुवण को प्रस्तुत करता है, जो निलय के संकुचन को शुरू करता है। संकुचन Q तरंग के तुरंत बाद शुरू होता है, जो पंकुचन सिस्टोल की शुरुआत का द्योतक है। T तरंग निलय का उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापस आने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। T तरंग का अंत पंकुचन अवस्था की समाप्ति का द्योतक है। स्पष्टतया एक निश्चित समय में QRS सम्मिश्र की संख्या गिनने पर एक मनुष्य के हृदय स्पंदन दर भी निकाली जा सकती है। यद्यपि तरह तरह के व्यक्तियों की ईसीजी संरचना एवं आकृति सामान्य होती है, इस आकृति में कोई परिवर्तन किसी संभावित असामान्यता अथवा बीमारी को इंगित करती है, अतः इसकी चिकित्सीय महत्ता बहुत ज्यादा है। 15.4 द्विसंचरण डबल सर्कुलेशन। रक्त अनिवार्य रूप से एक निर्धारित मार्ग से रक्त वाहिनियों, धमनी एवं शिराओं में बहता है। मूल रूप से प्रत्येक धमनी और शिरा में 3 परतें होती है। अंदर की परत शल्की, अंतराच्छादित ऊतक, अंतःस्तर कंचुक, चिकनी पेशियों एवं लचीले रेशे से युक्त मध्य कंचुक एवं कोलेजन रेशे से युक्त रेशादार संयोजी ऊतक बाह्य कंचुक। शिराओं में मध्य कंचुक अपेक्षाकृत पतला होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दाहिने निलय द्वारा पंप किया गया रक्त फुफ्फुस धमनियों में जाता है, जबकि बाएं निलय से रक्त महाधमनी में जाता है। ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त होकर फुफ्फुस शिराओं में होता हुआ बाह्य आलिंद में आता है। यह संचरण पथ फुफ्फुस संचरण कहलाता है। ऑक्सीजनित रक्त महाधमनी से होता हुआ धमनी, धमनिकाओं तथा केशिकाओं कैपिलरीज से होता हुआ ऊतकों तक जाता है और वहां से ऑक्सीजन रहित होकर शिराओं तथा महाशिराओं से होता हुआ दाहिने आलिंद में आता है। यह एक क्रमबद्ध परिसंचरण है। यह क्रमबद्ध परिसंचरण पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा अन्य जरूरी पदार्थों को ऊतकों तक पहुंचाता है तथा वहां से CO2 तथा अन्य हानिकारक पदार्थों को निकालने के लिए ऊतकों से दूर ले जाता है। यह अनूठी संवहनी संबद्धता आहार नाल तथा यकृत के बीच उपस्थित होती है, जिसे यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र हिपैटिक आर्टरियल सिस्टम कहते हैं। यकृत निवाहिका शिरा रक्त को इससे पहले कि वह क्रमबद्ध परिसंचरण में आंत्र से यकृत तक पहुंचाती है, हमारे शरीर में एक विशेष हृदय परिसंचरण तंत्र कोरोनरी सिस्टम पाया जाता है, जो रक्त सिर्फ को हृदय पेशी विन्यास तक ले जाता है तथा वापस लाता है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है। 15.5 हृदय क्रिया का नियमन। हृदय की सामान्य क्रियाओं का नियमन आंतरिक होता है, अर्थात विशेष पेशी ऊतक नोडल ऊतक द्वारा स्व नियमित होता है। इसके लिए हृदय को पेशीजनक मायोजेनिक कहते हैं। मेडुला ऑब्लिंगेटा के विशेष तंत्रिका केंद्र स्वायत्त तंत्रिका के द्वारा हृदय की क्रियाओं को संयमित कर सकता है। अनुकंपी तंत्रिकाओं से प्राप्त तंत्रिकीय संकेत हृदय स्पंदन को बढ़ा देते हैं व निलयी संकुचन को सुदृढ़ बनाते हैं, अतः हृदय निकास बढ़ जाता है। दूसरी तरफ परानुकंपी तंत्रिकीय संकेत, जो स्वचालित तंत्रिका केंद्र का हिस्सा है, हृदय स्पंदन एवं क्रिया विभव की संवहनी गति कम करते हैं, अतः यह हृदय निकास को कम करते हैं। अधिवृक्क अंतस्था एड्रिनल मेडुला का हार्मोन भी हृदय निकास को बढ़ा देता है। 15.6 परिसंचरण की विकृतियां। उच्च रक्तदाब, अति तनाव रक्तदाब की वह अवस्था है जिसमें रक्तचाप सामान्य 120/80 से अधिक होता है। इस मापदंड में 120 mmHg मिलीमीटर में मरकरी का दबाव को प्रंकुचन या पॉपिंग दाब और 80 mmHg को अनुशीतलन या विराम काल सहज काल रक्तदाब कहते हैं। यदि किसी का रक्तदाब बार बार मापने पर भी व्यक्ति का दाब जो है वो 140/90 या इससे अधिक होता है तो अति तनाव प्रदर्शित करता है। उच्च रक्तचाप हृदय की बीमारियों को जन्म देता है तथा अन्य महत्वपूर्ण अंगों जैसे मस्तिष्क तथा वृक्क जैसे अंगों को प्रभावित करता है। हृदय धमनी रोग CAD हृदय धमनी बीमारी या रोग को प्राय एथेरोस्क्लेरोसिस के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां प्रभावित होती है। यह बीमारी धमनियों के अंदर कैल्शियम, वसा तथा अन्य रेशे ऊतकों के जमा होने से होता है, जिससे धमनी की अवकाशिका संकरी हो जाती है। हृदय शूल एंजाइना, इसको एंजाइना पेक्टोरिस, हृदय शूल पेक्टोरिस भी कहते हैं। हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तब सीने में दर्द, वक्ष पीड़ा होती है, जो एंजाइना हृदय शूल की पहचान है। हृदय शूल स्त्री या पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्यावस्था
तथा वृद्धावस्था में सामान्यतः होता है। यह अवस्था रक्त बहाव के प्रभावित होने से होती है। हृदयपात हार्ट फेलियर हृदयपात वह अवस्था है जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता। इसको कभी कभी संकुलित हृदयपात भी कहते हैं, क्योंकि फुफ्फुस का संकुलन हो जाना भी उस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। हृदयपात ठीक हृदयघात की भांति नहीं होता है, जहां हृदयघात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, जबकि हृदयपात में हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने से एकाएक क्षति पहुंचाती है। चैप्टर इज कंप्लीट एंड अब हम समरी रीडिंग करेंगे। कशेरुकी रक्त द्रव संयोजी ऊतक को पूरे शरीर में संचारित करता है, जिसके द्वारा आवश्यक पदार्थ कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं तथा वहां से अवशिष्टों को शरीर से बाहर निकालते हैं। दूसरा द्रव, जिसे लसिका ऊतक द्रव कहते हैं, भी कुछ पदार्थों को अभिगमित करता है। रक्त द्रव अर्थात मैट्रिक्स प्लाज्मा तथा संगठित पदार्थों से बना होता है। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट संगठित पदार्थों का हिस्सा है। मानव का रक्त 4 समूह ए, बी और ओ में वर्गीकृत किया गया है। इस वर्गीकरण का आधार आरबीसी की सतह पर 2 एंटीजन ए तथा बी की उपस्थिति अनुपस्थिति है। दूसरा वर्गीकरण लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर आरएच घटक की उपस्थिति अनुपस्थिति पर किया गया है। ऊतक की कोशिकाओं के मध्य में एक द्रव पाया जाता है जिसे ऊतक द्रव कहते हैं। इस द्रव को लसिका भी कहते हैं, जो रक्त के समान है, परंतु इसमें प्रोटीन कम होते हैं तथा संगठित पदार्थ भी नहीं होते हैं। सभी कशेरुकियों तथा कुछ अकशेरुकियों में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। हमारे परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत पेशी और पपिंग अवयव, हृदय वाहिकाओं का जाल तथा द्रव, रक्त आदि सम्मिलित होता है। हृदय में 2 आलिंद तथा 2 निलय होता है। हृदय पेशी विन्यास व उत्तेजनीय होता है। शिरा आलिंद पर्व यानी कि SAN अधिकतम संख्या में प्रति मिनट 70 से 75 मिनट प्रति मिनट क्रिया विभव को उत्पन्न करती है। इस कारण यह हृदय की गतिविधियों की गति निर्धारित करती है, इसलिए इसे पेश में एकल गति प्रेरक कहते हैं। आलिंद द्वारा पैदा किया गया विभव जो है, इसके बाद निलयों की अंकुचन प्रंकुचन का अनुकरण शिथिलन द्वारा होता है। यह प्रंकुचन रक्त के आलिंदों से निलयों की ओर बहाव के लिए दबाव डालता है और वहां से फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी तक ले जाता है। हृदय की इस क्रमिक घटना को एक चक्र के रूप में बार बार दोहराया जाता है, जिसे हृदय चक्र कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति मिनट ऐसे 72 चक्रों को प्रदर्शित करता है। एक हृदय चक्र के दौरान प्रत्येक निलय द्वारा लगभग 70 ml रक्त हर बार पंप किया जाता है। इसे स्ट्रोक या विस्पंद आयतन कहते हैं। हृदय के निलय द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए रक्त आयतन को हृदय निकास कहते हैं और यह स्ट्रोक आयतन तथा स्पंदन दर के गुणांक के बराबर होता है। यह प्रवाह आयतन प्रति मिनट हृदय स्पंदन प्रति मिनट हृदय दर लगभग 5 लीटर के बराबर होता है। हृदय के विद्युत क्रिया का आलेख इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ विद्युत हृदय आलेख मशीन के द्वारा किया जा सकता है तथा विद्युत हृदय आलेख को ECG कहते हैं, जिसका चिकित्सीय महत्व है। हम पूर्ण दोहरा संचरण रखते हैं, अर्थात 2 परिसंचरण पथ मुख्यतः फुफ्फुसीय तथा दैहिक होते हैं। फुफ्फुसीय परिसंचरण में ऑक्सीजनित रक्त को दाहिने नीले से फेफड़ों में पहुंचाया जाता है, जहां पर यह रक्त ऑक्सीजनित होता है तथा फुफ्फुसीय शिरा द्वारा बाएं आलिंग में पहुंचता है। दैहिक परिसंचरण में बाएं नीले से ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी द्वारा शरीर के ऊतकों तक पहुंचाया जाता है तथा वहां से ऑक्सीजन रहित रक्त को ऊतकों से शिराओं के द्वारा दाहिने आलिंग में वापस पहुंचाया जाता है। यद्यपि हृदय से उत्तेजनीय होता है, लेकिन इसकी क्रियाशीलता को तंत्रिकीय तथा हार्मोन की क्रियाओं से नियमित किया जा सकता है। सो हमारी कंप्लीट हो चुकी है ऑडियो बुक भी। सो प्लीज़ आप थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।